Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video, we will start reading with our next poem from the book First Flight, and the name of the poem is The Ball Poem, okay? And this poem is written by the poet Mr. John Berryman, okay? So the name of the poem is Ball Poem. We all know what is ball. It is a toy. We all play with ball. So this is a poem related with the ball, okay? So बहुत अच्छी poem है. It is having a very deep message for all of us, but it is very easy to understand, very easy to read, okay? So let's start reading with our poem, The Ball Poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So थोड़ा सा background हम समझ लेते हैं what this poem is all about. There was a boy, okay, a young boy, and he was playing with a ball, but suddenly he lost his ball because his ball fell into some water body, okay. So एक छोटा सा boy है, वो बॉल से खेल रहा है, लेकिन सडनली उसकी जो बॉल है वो बाउंस होते होते बहुत दूर चली जाती है उससे, और वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में वो बॉल जो है वो गिर जाती है, और वो जो बॉय है वो उसको निकाल नहीं पाता क्योंकि काफ़ी गहरा पानी होगा वहाँ पे, तो बॉल हमेशा के लिए वो खो जाती है, अपनी बॉल को वो बॉय जो है वो खो देता है। तो उसके बाद वो क्या फील करता है, उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, व्हाट आर द इमोशंस देयर इन हिज हार्ट, इन हिज माइंड, सो उसी बारे में ये पोम है। और ये जो बॉल है, ये बॉल जो है पोइट ने एक तरह से यूज़ किया है काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। सो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि वो जो बॉय है वो अब क्या करेगा, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वो बॉय जिसकी जो बॉल है वो खो दी है, ओके। सो द लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल एंड सडनली ही लॉस्ट हिज बॉल। सो वो इतना ज़्यादा सैड है, वो इतना ज़्यादा अपसेट दिख रहा है पोइट को, कि पोइट कह रहे हैं कि नाउ व्हाट विल ही डू, दिस पुअर बॉय, इसकी जो बॉल है ये खो चुकी है, तो अब ये क्या करेगा, व्हाट इज ही टू डू। और वो इतना ज़्यादा ही वांटेड टू ले एम्फेसिस ऑन दिस थिंग, कि वो बार बार रिपीट करते हुए चीज़ कह रहे हैं कि वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ओके। वो इसकी फेवरेट बॉल थी, वो इससे इतना ज़्यादा खेला करता था, और सडनली वो बॉल उसकी खो जाती है, उसी के सामने उसकी बॉल पानी में गिर जाती है और वो उसको निकाल नहीं पा रहा है, इज सो हेल्पलेस। सो पोइट कह रहे हैं नाउ व्हाट विल ही डू, ओके। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. आगे पॉइंट बता रहे हैं कि जो लिटिल बॉय है इसने अपनी बॉल कैसे खो दी, ओके। सो कैसे उसकी बॉल खो गई थी, तो वो जो बॉल थी वो कैसे खोई, वो जो बॉल थी वो मैरीली, व्हाट इज मैरीली, मैरीली मीन्स हैप्पीली, ओके। सो बॉल जो थी वो बहुत हैप्पीली बाउंस कर रही थी। व्हाट इज बाउंस, बाउंस मीन्स टू जंप, ओके। सो जो बॉय था ये इस बॉल से खेल रहा था, उसको बाउंस करवा रहा था, और बॉल को भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो दैट वाज वेरी हैप्पीली बाउंसिंग, वो जा रही थी, और वो बाउंस करते करते वो स्ट्रीट से नीचे जाती गई एंड देन, और फिर वो इतना नीचे चली गई मैरीली जंपिंग करते हुए कि फाइनली वो कहाँ चली गई, स्ट्रीट के एंड पे कोई वाटर बॉडी था, देयर मस्ट बी सम रिवर, सम पॉन्ड, ओके। सो कुछ भी वाटर बॉडी वहाँ पे था, और फाइनली वो बाउंस करते करते जो बॉल थी वो उस वाटर बॉडी में, उस वाटर में वो चली जाती है, ओके। सो दैट्स वाई जो लिटिल बॉय है इसने अपनी बॉल इस तरीके से खो दी थी, ओके। सो वापस से एक बार हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि उनके सामने एक छोटा सा बॉय था, दैट बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल, ही वॉज बाउंसिंग द बॉल, बट द बॉल वॉज बाउंसिंग, सो वो इतनी ज़्यादा बाउंस कर रही थी और बहुत हैप्पीली वो बाउंस कर रही थी, और बाउंस करते करते वो स्ट्रीट के नीचे चली गई, जाती गई एंड फाइनली इट फेल इनटू द वाटर, एंड दैट्स वाई द बॉय लॉस्ट हिज बॉल फॉर एवर, ओके। और बॉल को लॉस्ट होने के बाद जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, ही इज़ वेरी सैड, दैट्स वाई जो पॉइंट है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं दैट व्हाट विल ही डू नाउ, हाउ विल ही मैनेज हिमसेल्फ नाउ, व्हाट विल ही डू, ओके। सो इन दीज लाइन्स वी कैन सी सम लिटरेरी डिवाइसेस हियर, ओके। First of all, this line starts with word what, okay, and second line also starts with what. So this literary term we have discussed earlier, this is known as anaphora.
सो जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक वर्ड जो होता है वो रिपीट होता है, ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है दैट द वर्ड शुड बी ऑन इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ओके. सो व्हेन एनी वर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इट रिपीट्स टू द नेक्स्ट लाइन, ओके. सो जब इस तरह से एक ही वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है देन दिस लिटरेरी टर्म इज नोन एज एनाफोरा, ओके. और यही चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं. द थर्ड लाइन स्टार्ट्स विद द वर्ड मैरीली एंड सेम द फोर्थ line also starts with the word merrily. So in these two lines we can also see the use of anaphora, okay. So what is anaphora? Anaphora is a literary device in which the same words repeats in the next line in the beginning of the sentence, okay. So इस तरह से sentence के starting में जब words repeat होते हैं then that literary term is known as anaphora. Clear? One more literary term that we can see here, what and what. So these two words are repeated here. So this literary term is known as repetition. सो यहाँ पे जो वॉट ये वर्ड को रिपीट किया गया है. और क्यों किया गया है? बिकॉज द पॉइंट वांटेड टू ले एम्फेसिस ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉय. ही वांटेड टू शो दैट द बॉय इज़ वेरी मच अपसेट, ही इज़ वेरी सैड बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज फेवरेट बॉल. तो इसीलिए जो पॉइंट है वो इतना ज़्यादा एम्फेसिस देते हुए कह रहे हैं कि नाउ वॉट विल ही डू, ओके. वन मोर लिटरेरी डिवाइस दैट वी कैन सी हियर इज पर्सोनिफिकेशन. सो व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी इनह्यूमन ऑब्जेक्ट को, ओके, इनह्यूमन ऑब्जेक्ट को जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं, इफ़ द पोएट ट्रीट सम इनह्यूमन ऑब्जेक्ट लाइक ह्यूमन एंड दे गिव सम ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनी इनह्यूमन ऑब्जेक्ट देन दिस लिटरेरी टर्म इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन. सो यहाँ पे वी कैन सी डैट कि जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि वो जो बॉल है वो बहुत हैप्पीली बाउंस कर रही थी. Now we all know that the ball is a inhuman object, okay, and a ball cannot be happy or cannot be sad. जो बॉल होती है उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते. so the ball cannot be happy. so जो बॉल है वो हैप्पीली बाउंस कैसे करेगी? बॉल हैप्पीली या सैडली बाउंस नहीं कर सकती क्योंकि हैप्पी और सैड होना, इमोशंस होना, दीज आर ओनली ह्यूमन क्वालिटीज़. तो इस तरह की ह्यूमन क्वालिटी उन्होंने एक बॉल को देती है. उन्होंने बॉल के लिए वर्ड यूज़ किया है मैरीली. सो हियर he is using one literary device that is personification. he is personifying the ball, okay. तो उन्होंने बॉल का personification कर दिया है, उसको कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ उन्होंने यहाँ पर दे दी हैं, okay. Okay, now here in the first line one more literary device is used that we have read earlier. It is known as assonance. What is assonance? Where there is some prominence of vowel sound, okay. तो किसी भी vowel sound की जब prominence होती है, बहुत ही prominently कोई vowel sound use की जाती है in any sentence, then that literary device is known as assonance. So here in the first line आप देख सकते हैं boy, now, who, lost. So in सभी words में we can see the prominence of O sound and O is a vowel. So here we can see the use of assonance in the first line of the poem, where in these words boy, now, who, lost, we can see the prominence of O sound. The vowel O sound is prominently used here. That's why we can say that assonance is used here in the first line of the poem. Clear? No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where. Okay, now a point बता रहे हैं कि now what is the condition of the boy when he has lost his favorite ball. So he is very much upset, he is very sad. So point कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा sad है, वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया है कि अगर उसको जाके कोई ऐसे भी बोले कि ओ देयर आर मैनी अदर बॉल्स, उसको कोई ऐसे कहे कि अरे एक बॉल खोने से क्या हो जाता है, यू हैव सो मैनी बॉल्स अदर ऑल्सो, सो मैनी अदर बॉल्स ऑल्सो, और वी कैन बाय सम अदर बॉल्स ऑल्सो. सो ये बात कहने का भी कोई यूज़ नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेमोरीज उस बॉय की उस बॉल के साथ अटैच थी, जो इमोशन, जो फीलिंग्स उस बॉल के साथ थे, वो सेम इमोशन, वो सेम फीलिंग किसी दूसरी बॉल के साथ नहीं हो सकते. ओके, सो ये बहुत ही एक डीप मीनिंग है समझने के लिए. हमारे
हमारी कोई भी चीज़ अगर होती है तो हर एक चीज़ के साथ हमारी अलग अलग मेमोरीज होती है, वो जुड़ी हुई होती है। सपोज कोई भी चीज़ हो, सपोज आपका कोई पेन हो, ओके, आपका कोई फेवरेट टॉय हो, आपकी कोई फेवरेट ड्रेस हो, सो विथ एवरीथिंग वी हैव सम मेमोरीज रिलेटेड कनेक्टेड विद दोज थिंग्स, ओके। तो अगर वो चीज़ हमसे कोई छीन लेता है, हमसे खो जाती है, तो जो इमोशंस, जो मेमोरीज उस चीज़ के साथ कनेक्टेड थे, वो सेम मेमोरीज हम दूसरी चीज़ से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, ओके। सो सेम चीज़ यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि अगर इस बॉय को, जो कि इतना ज़्यादा दुखी है, अभी इतना ज़्यादा अपसेट है, इसको खुश करने के लिए अगर कोई आके इसको ये कह दे कि अरे दुखी होने की क्या बात है, देयर आर सो मैनी अदर बॉल्स ऑल्सो, वी कैन बाय सम मोर बॉल्स ऑल्सो, सो दिस थिंग इज टोटली यूजलेस फॉर द बॉय बिकॉज ही वॉज हैविंग वेरी पर्टिकुलर मेमोरीज, वेरी पर्टिकुलर बॉन्डिंग विद दैट बॉय दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद एनी अदर बॉल, ओके। सो उस बॉल के साथ जो उसकी मेमोरीज थी, जो उसके इमोशंस थे, वो किसी भी दूसरी बॉल के साथ सेम अटैचमेंट जो है वो नहीं हो सकता। सो इस बात का कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल यूजलेस बात है ये कि अरे क्या मतलब इतना दुखी होने का, हम दूसरी बॉल खरीद लेंगे। And ultimate shaking grief fixes the boy. So now the poet is describing the condition of the boy कि वो कितना ज़्यादा upset है. So the poet is saying that the boy is so upset and ultimate shaking grief he is having. What is ultimate? Ultimate means extreme, okay, or we can say to the maximum level. So जो extreme grief होता है, grief means sadness, तो वो extreme जो sadness है, जो extreme grief है, that is there in his heart. तो इतना ज़्यादा दुखी है अपने बॉल के लॉस्ट हो जाने से कि जो मैक्सिमम लेवल का ग्रिफ होता है, जो मैक्सिमम सैडनेस है, दैट ही इज एक्सपीरियंसिंग, दैट ही इज हैविंग इन हिज हार्ट, फिक्सेस द बॉय एंड बिकॉज ऑफ दैट सैडनेस, बिकॉज ऑफ दैट ग्रिफ, द बॉय इज फिक्सेस. व्हाट इज फिक्सेस? फिक्सेस मीन्स टू फ्रीज, ओके. सो ही इज स्टैंडिंग देयर मोशनलेस, ओके. ही इज सो, इट इज अ वेरी बिग शॉक फॉर हिम, ओके. तो उसके लिए इतना बड़ा शॉक है, वो इतना ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा और वो बिल्कुल फ्रीज होके वहाँ पे खड़ा है. ही इज़ टोटली मोशनलेस स्टैंडिंग एंड ही जस्ट स्टेयरिंग टू हिज बॉल, ओके. तो वो बिल्कुल मोशनलेस वहाँ पे खड़ा है और एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की जो सैडनेस है वो एक्सपीरियंस वो कर रहा है. और वो क्या कर रहा है? ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रैमलिंग, स्टेयरिंग डाउन. तो वो बिल्कुल फ्रीज हो गया है, बिल्कुल वो मोशनलेस होके ही इज़ जस्ट स्टेयरिंग डाउन टुवर्ड्स हिज बॉल. और वो खड़ा भी कैसे है? ही इज़ वेरी रिजिड. रिजिड मीन्स स्टिफ, ओके. सो वो बिल्कुल स्टिफ हो गया है. ही इज़ अनेबल टू मूव एंड ही इज़ ट्रैमलिंग. और उसके मन में इतना ज़्यादा ग्रिफ है, इतनी ज़्यादा सैडनेस है दैट बिकॉज ऑफ दैट सैडनेस ही इज़ ट्रैमलिंग, ही इज़ शेकिंग, ओके. सो वो वैसे नहीं रिएक्ट कर पा रहा है, वो बिल्कुल मोशनलेस खड़ा है और वो बिल्कुल एक तरह से रिजिड है, स्टिफ है. बट बिकॉज ऑफ दिस सैडनेस, बिकॉज ऑफ द लॉस्ट, ओके, जो उसकी बॉल खो गई है, उसकी जो सैडनेस, उसका जो ग्रिफ है, सो बिकॉज ऑफ दैट ग्रिफ ही इज शेकिंग, ही इज ट्रेमलिंग, ओके. all his young days into the harbor. Or now why he is so sad, why there is a extreme level sadness in his heart? Because he has lost the ball. The ball जिसके साथ उसके young days की memories जो थी वो connected थी. तो इस बॉय के पास ये जो बॉल है ये काफ़ी टाइम से थी, बहुत टाइम से ये इसी बॉल के साथ खेला करता था. तो इसकी जितनी भी यंग डेज की मेमोरीज थी, जितने भी इसकी फीलिंग्स थी, जितने भी इसके इमोशंस थे, ऑल दोज इमोशंस वर कनेक्टेड विद दैट बॉल. और उस बॉल के खो जाने का क्या मतलब है? दैट ही हैज़ लॉस्ट ऑल दोज मेमोरीज, ही हैज़ लॉस्ट ऑल दोज फीलिंग्स ऑफ हिज यंग डेज, ओके. सो इस बात का ये मतलब है कि ये जो बॉल है ये इसके पास बहुत टाइम से थी और ही वॉज हैविंग दैट बॉल सिंस अ लॉन्ग टाइम. ही यूज टू प्ले विद दैट सेम बॉल सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ व्हेन फाइनली ही हैज़ लॉस्ट द बॉल, सो ही इज फीलिंग दैट ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मेमोरीज, ऑल हिज फीलिंग्स, ऑल हिज इमोशंस ऑफ हिज यंग डेज, ओके. तो यही रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा दुखी है, वो इतना ज़्यादा सैडनेस, वो ग्रिफ वो फील कर रहा है. और जो उसके यंग डेज़ की मेमोरीज़ हैं, और वी कैन से जो उसकी बॉल है वो कहाँ खो गई है? वो हार्बर में चली गई है. व्हाट इज़ हार्बर? हार्बर जो, हार्बर मीन्स पोर्ट, ओके. सो जहाँ वाटर बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे शिप्स और वी कैन से बोट्स जो होती है वहाँ जहाँ से वो जाती हैं, तो उसकी बॉल जो थी वो वहाँ चली गई थी. सो उसको लग रहा था बॉल के साथ साथ उसकी जो यंग डेज़ की मेमोरीज़ हैं, इमोशंस हैं, वो सब भी ही हैज़ लॉस्ट, ओके.
Where his ball went, I would not intrude on him. At dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take. Okay, so अब पॉइंट क्या कह रहे हैं कि वो स्टेयर कर रहा है, वो बिल्कुल मोशनलेस खड़ा है, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा, एंड ही इज जस्ट स्टेयरिंग डाउन द हार्बर. वाई, वो हार्बर में क्यों स्टेयर कर रहा है? बिकॉज हार्बर इज द प्लेस वेयर हिज बॉल वेंट. तो उसकी बॉल जो थी वो बाउंस होते होते फाइनली हार्बर में लॉस्ट हो जाती है, तो बस वो खड़ा है एंड ही जस्ट स्टेयरिंग डाउन द हार्बर. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. नाउ पॉइंट इज सेइंग कि जब वो अपने सामने देख रहे हैं दैट इन फ्रंट ऑफ हिम देयर इज अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टेयरिंग टू हिज बॉल एंड ही इज टोटली फुल ऑफ सैडनेस. देयर इज अ एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैडनेस इन हिज हार्ट. तो पॉइंट कह रहे हैं कि ये देखने के बाद भी मैं उसके पास नहीं जा रहा. आई एम नॉट गोइंग टू हिम, आई एम नॉट गोइंग टू कंफर्ट हिम, आई एम नॉट गोइंग टू कंसोल हिम. ओके, सो पॉइंट कह रहे हैं कि मैं उसके पास जाके आई डोंट वांट टू इंट्रूड हिम. व्हाट इज इंट्रूड? इंट्रूड मीन्स टू इंटरफेयर. सो पॉइंट कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि यस ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज वेरी मच अपसेट, ही इज वेरी सैड, बट आई डोंट वांट टू गो टू हिम, आई डोंट वांट टू कंसोल हिम, आई डोंट वांट टू कंफर्ट हिम, आई डोंट वांट टू इंट्रूड हिम. ओके, तो मैं जाके उसको समझाना नहीं चाहता कि अरे व्हाई आर यू सो अपसेट, इतनी दुख होने की क्या बात है. वो जो सैडनेस फील कर रहा है मैं उसको वैसे ही छोड़ देना चाहता हूँ, मैं जाके उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहता. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. सो पॉइंट कह रहे हैं कि अगर मैं उसके पास जाऊं और उसको ये बोलूं कि अरे हम वी विल बाय अनदर बॉल, और जो अनदर बॉल आएगी व्हाट विल द प्राइस, इट विल बिकम इन अ डाइम. व्हाट इज डाइम? डाइम मीन्स 10 सेंट्स अकॉर्डिंग टू यूएस करेंसी. ओके, सो जो यूएस करेंसी होती है उसमें 10 सेंट्स को कहते हैं 1 डाइम. सो पॉइंट कह रहे हैं कि वी कैन बाय 1 मोर बॉल, और जो एक और बॉल होगी वो भी ओनली एक डाइम में वो बॉल भी आ जाएगी. तो ये बात मैं उसके पास जाके नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये बात भी बिल्कुल वर्थलेस है, क्योंकि इस बॉय को इस बात का दुख नहीं है कि उसका एक टॉय खो गया, उसके पास अब खेलने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उसको इस बात का दुख है कि उसकी वो बॉल खो चुकी है जो बॉल के साथ इसके यंग डेज की सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी. ही वॉज हैविंग सो मैनी इमोशंस, सो मैनी फीलिंग्स अटैच्ड विद दैट बॉल, सो ही वॉज हैविंग दैट ग्रीव. सो अगर कोई जाके बोले कि वी विल बाय अनदर बॉल एंड अनदर बॉल विल कॉस्ट ओनली 1 डाइम, सो इस बात का भी कोई वर्थ नहीं है. दिस इज टोटली यूजलेस और वर्थलेस. दैट्स वाई द poet doesn't want to go to him, the poet doesn't want to intrude him. Okay, now he senses first responsibility in a world of possession. So point कह रहे हैं कि मैं उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि जब उसकी बॉल खो गई है और जब वो इतना ज़्यादा दुख फील कर रहा है, सो इस दुख के साथ वो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख रहा है इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में. सो व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन? वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स हम सबके पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम पजेस करते हैं. पजेस मीन्स टू हैव समथिंग. ओके, सो हम सबके पास चाहे हमारे वो टॉयज़ हो, चाहे हमारी ड्रेसेस हो, हमारे फुटवेयर्स हो, हमारे हमसे रिलेटेड कोई भी स्टफ़ हो, हमारी पढ़ाई की चीज़ें हो, आपकी स्टेशनरी हो, आपकी बुक्स हो, सो मैनी थिंग्स वी आर हैविंग. सो ये सब क्या है? ये सब हमारा पोजेशंस है. ओके, सो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में जो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ही इज़ हैविंग नाउ. ओके, सो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में हमारे पास खूब सारी चीज़ें होती हैं, वी आर हैविंग सो मच ऑफ स्टफ़. तो उसमें से टाइम टू टाइम कुछ स्टफ़ ख़राब भी होगा, कुछ स्टफ़ हमारा खो भी जाएगा. तो ये एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको वो अब रियलाइज़ कर रहा है. ही इज़ हैविंग दैट फर्स्ट सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ही लॉस्ट. तो अब तक उसने इससे पहले कभी कुछ इतनी अपनी बिलव्ड चीज़ नहीं खोई थी. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही लॉस्ट हिज बिलव्ड बॉल. दैट्स व्हाई ही इज़ सो मच अपसेट, ही इज़ सो मच सैड. People will take balls will be lost to always, little boy. So now point क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इतना दुखी होने से कुछ नहीं होगा, because now this boy has to learn. अब इसको ये चीज़ समझनी होगी. आज जब इसकी बॉल खो गई है और अब जब इतना ज़्यादा दुखी हो रहा है, तो इस दुख के साथ he has to learn this thing कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है. इसके आगे भी there will be so many times when he will lose his beloved things, और
or we can say his beloved person. Okay, so आगे भी लाइफ में बहुत सारे टाइम ऐसे आएंगे जब समथिंग और समवन, ओके, चाहे कोई व्यक्ति हो और देयर विल बी सम ऑब्जेक्ट, सम स्टफ जो है वो उससे दूर चला जाएगा. सो ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट दिस थिंग. ओके, उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि केवल दुखी नहीं होते रहना है, बल्कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ओके ये चीज़ हमसे दूर चली गई है, तो दुख होना तो नेचुरल है, लेकिन सिर्फ दुखी ही नहीं होते रहना है, बट वी हैव टू मूव ऑन. ओके, सो यही वो चीज़ है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके बारे में पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि आगे लाइफ में ऐसे बहुत सारे ओकेजन आएंगे और वी कैन से बहुत सारे इंसिडेंट होंगे लाइफ में ऐसे, जब पीपल विल टेक बॉल्स, जब लोग जो हैं वो भी तुम्हारी बहुत सारी बॉल्स ले लेंगे. अब यहाँ पे बॉल्स का क्या मतलब है? बॉल्स का मतलब यहाँ पे इट इज़ नॉट यूज एज अ लिटरेरी मीनिंग. ओके, जो लिटरेरी मीनिंग है बॉल का वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, बट हियर द पॉइंट यूज दिस वर्ड बॉल एज अ सिंबल. ओके, सो यहाँ पे जो बॉल है वो यूज़ किया गया है एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑल आर गुड मेमोरीज, ऑल आर बिलव्ड थिंग्स और द बिलव्ड पीपल. ओके, सो जो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, जो भी पर्सन हमें बहुत पसंद है, द पर्सन हु आर वेरी नियर, वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, और द थिंग्स दैट आर वेरी नियर टू आवर हार्ट, उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए द बॉल वर्ड इज यूज्ड हियर एज अ सिंबल. ओके, सो पॉइंट कह रहे हैं कि आगे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसे बहुत बार ऐसा होगा, बहुत टाइम ऐसा होगा जब लोग जो हैं वो तुम्हारी बॉल ले लेंगे, तुम्हारा कोई बिलव्ड सामान जो है वो तुमसे ले लेंगे. बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और या फिर तुम खुद ही अपनी बॉल्स को खो दोगे. सो अगेन यहाँ पे भी बॉल का क्या मतलब है? कोई भी बिलव्ड थिंग और बिलव्ड पर्सन, और वी कैन से बिलव्ड मेमोरीज. ओके, सो बहुत सारे मौके लाइफ में ऐसा आते हैं जब हमसे जो हमें बहुत ही समवन दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट और समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, वो हमसे दूर चले जाते हैं, हमसे खो जाते हैं. सो यही चीज़ पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आज तो सिर्फ ये बॉल खोई है, उस बॉल के खोने से दिस बॉय इज सो मच अपसेट, ही इज सो मच ही इज हैविंग दैट मच ऑफ सैडनेस इन हिज हार्ट, बट ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट दिस लॉस. ओके, ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट दिस ग्रीफ, बिकॉज इन हिज लाइफ फर्दर देयर विल बी मैनी टाइम्स, देयर विल बी मैनी ओकेजन, मैनी इवेंट्स, देन अगेन ही विल लॉस हिज बिलव्ड थिंग्स और ही विल लॉस हिज बिलव्ड पर्सन्स. ओके, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और अगर आपकी कोई बिलव्ड पर्सन आपसे दूर चला जाता है, कोई बिलव्ड आपकी चीज़ आपसे दूर चली जाती है, तो सेम चीज़ को कोई भी वापस नहीं बाय कर सकता. ओके, वाई? मनी इज़ एक्सटर्नल. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मनी इज़ एक्सटर्नल. आपके पास चाहे कितना भी मनी हो, बट विद द हेल्प ऑफ दैट मनी वी कैन नॉट बाय आवर इमोशंस, वी कैन नॉट बाय समवन और समथिंग. ओके, तो अगर कोई हमारा बिलव्ड पर्सन हमसे दूर चला जाता है, सो बिकॉज ऑफ द मनी दैट्स सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे मनी हैं, हम मनी के बेस पे वो उस पर्सन को वापस नहीं ला सकते. हम मनी के बेस पे हम उस बिलव्ड चीज़ को जो हमसे खो गई है उसे हम वापस नहीं ला सकते. तो मनी इस मैटर में टोटली एक्सटर्नल है. मनी इज़ नॉट हैविंग एनी रोल इन दिस मैटर. ओके, सो ये जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, इस सब में मनी बिल्कुल मनी इज़ टोटली एक्सटर्नल थिंग, इट इज़ नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस मैटर. ओके, सो मनी जो है वो टोटली एक्सटर्नल है. मनी के बेस पे हम कोई भी चीज़ जो एक बार खो गई है उस सेम चीज़ को हम वापस वी कैन नॉट बाय. ओके, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up. So now the poet is saying that okay, now he is learning. जब उसकी एक बॉल खो गई है और वो बिल्कुल motionless खड़ा है, in his heart he is having so much of sadness and grief and he just staring down towards his ball. So now he is learning this truth, now he is learning this sense of responsibility is there in his heart, that okay, in my life further also I will lose all my things, I will lose so many people, so many things that are near to my heart, and I have to accept this thing. So the boy is learning this thing, he is learning how to accept. Okay, well behind his desperate eyes, so still his eyes are very desperate. Desperate means in his eyes he is having a great desire. So अभी भी उसकी eyes में desire है किस बात की, कि जो बॉल है वो वापस उसको मिल जाए, एक बार कहीं से भी वो
बॉल एक बार वापस उस पानी से बाहर आ जाए. सो ही इज सो मच डेस्परेट टू सी हिज बॉल अगेन. लेकिन उस डेस्परेशन के साथ साथ अब उसके मन में, अब उसके माइंड में, उसके हार्ट में नाउ ही इज लर्निंग दिस थिंग कि ओके अगर ये बॉल मुझे वापस नहीं मिलती है देन ऑल्सो आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस लॉस. ओके, सो अभी भी ही इज यू नो ही इज वेरी मच डेस्परेट. अभी भी ही इज वेरी ईगर कि उसको बॉल मिल ही जाए. लेकिन अभी भी, लेकिन इसके साथ साथ ही इज लर्निंग दिस फैक्ट, ही इज लर्निंग दिस ट्रूथ दैट आई हैव टू एक्सेप्ट दिस लॉस एंड आई हैव टू मूव ऑन. The epistemology of laws. So वो बॉय जो है वो क्या लर्न कर रहा है? He is learning the epistemology of laws. And what is epistemology means? It means the understanding or the knowledge. So the boy is learning the knowledge about the laws. Okay, so he is learning the truth कि लाइफ में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब हमारी कोई भी बिलाउड चीज़ या फिर कोई भी बिलाउड पर्सन दैट इज़ वेरी मच नियर टू आवर हार्ट वो हमसे दूर जाएगा. और ये जो लॉस होगा, उस लॉस की जो नॉलेज है, उस लॉस की जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट अंडरस्टैंडिंग दिस बॉय इज लर्निंग नाउ हाउ टू स्टैंड अप. और सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? वो लर्निंग है दैट आफ्टर द लॉस हाउ टू स्टैंड अप अगेन. सो दिस इज द ग्रेट लेसन दैट द पोएम इज हैविंग कि अगर कोई चीज़ हमसे खो जाती है तो सिर्फ हम उसी लॉस को याद करते हुए हम दुखी नहीं रह सकते. हाँ, ये बहुत नेचुरल है कि एक बार हमारे मन में दुख होगा. वाई? क्योंकि हर चीज़ से वी आर अटैच्ड. ओके, कुछ इमोशंस होते हैं, दे आर सम फीलिंग, दे आर सम मेमोरीज. तो अगर कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है सो इट इज़ वेरी क्वाइट नॉर्मल दैट वी आर अपसेट, वी आर सैड. लेकिन पॉइंट ये कहना चाहते हैं दैट एक बार तो सैड आप हो गए, लेकिन आप उसी चीज़ को लेकर आप बैठ नहीं सकते, आप बाकी अपनी सब चीज़ें छोड़ नहीं सकते. सिर्फ एक ही लॉस की वजह से आप अपनी लाइफ वहीं पे, अपनी पूरी लाइफ उसी सैडनेस में नहीं बिता सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉज एंड यू हैव टू मूव ऑन. और मूव ऑन होने के लिए यू हैव टू स्टैंड अप अगेन. ओके, सो एक बार अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आपके मन में दुख तो होगा, लेकिन आपको उस दुख को फाइनली एक्सेप्ट करना होगा. यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉज एंड यू हैव टू स्टैंड अप अगेन. क्लियर? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो बॉल्स हैं, दीज बॉल्स आर यूज्ड एज अ सिंबल. ओके, these words are used as a symbol to represent all the beautiful memories, or we can say all the beloved people or the beloved stuff, beloved objects. So here is we can say there is a use of symbolism. Okay, सो यहाँ पे यूज़ किया गया है सिम्बॉलिज्म का, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ सिंबल. ओके, वन मोर लिटरेचर टर्म दैट वी कैन से हियर इज बाइस, बॉल एंड बैक. सो यहाँ पे तीनों ही वर्ड जो है वो क्या है? दे आर हैविंग द सेम साउंड, द सेम रेपिटेशन ऑफ साउंड इज देयर. सो दिस इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. सो लिटरेचर टर्म इज नॉन एज एलिट्रेशन. So alliteration is used here, bias, ball, back, because we are having the same sound, the same consonant sound is repeated in these three words. So the use of alliteration we can see here. Okay, clear? Knowing what every man must one day know, and most to know many days how to stand up. So now the poet जो है वो अपनी poem को conclude करते हुए he is saying that the boy now he is learning, now he is knowing that every man must one day know. So ये जो है this is the biggest truth of our life, जिसको हर person को has to learn some or other day. So every person has to learn this truth in his life some or other day, that finally we have to stand up, finally we have to move on despite of our loss. Okay, तो चाहे कितना भी बिलव्ड पर्सन हमसे दूर चला गया है, चाहे हमारी कितनी भी बिलव्ड चीज़ हमने खो दी है, हमसे वो दूर चली गई है, लेकिन despite of this sadness, despite of this grief, we have to stand up, we have to move on. यही लाइफ की बिगेस्ट ट्रूथ है हमारी लाइफ का, और इस ट्रूथ को we have to know some or other day. So every man जो होते हैं we all have to learn, we all have to know this truth one day.
ओके, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी इस ट्रूथ को जान चुके हैं, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू मूव ऑन. सो दिस इज द summary, we can say this is the biggest message of the poem, how to stand up, how to accept the truth, how to accept the reality, how to accept the loss. okay, so यही मैसेज पोएम हमें देती है उस बॉय के द्वारा जिसने कि अपनी बॉल खो दी है, एंड बिकॉज ऑफ डैट ही इज सो मच अपसेट, देयर इज अ एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैडनेस इन हिज हार्ट. बट पॉइंट कह रहे हैं कि वो बॉय अब सीख रहा है, ही इज लर्निंग हाउ टू एक्सेप्ट. ओके, उसकी आईज अभी भी डेस्परेट है, ही इज वेटिंग डेस्परेटली कि ही इज विशिंग डेस्परेटली कि उसको बॉल उसको वापस मिल जाए. बट इन हिज हार्ट ही इज लर्निंग दिस ट्रूथ, ही इज लर्निंग दिस फैक्ट दैट ही हैज़ टू एक्सेप्ट एंड ही हैज़ टू मूव ऑन, ही हैज़ टू स्टैंड अप अगेन. ओके, सो यही हम सबको भी करना है, एंड यही मैसेज है जो पोइट इस पोएम के थ्रू हम सबको देते हैं. ओके, सो आई होप दिस पोएम इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. दिस पोएम इज हैविंग वेरी great message for all of us, but it is very easy to understand, so I hope it is clear to you all. And in the next video we will see the comprehension part, we will solve the questions. So see you in the next video. Thank you.